टेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हाइपर फाइन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता और सतर्कता। तो अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिविटी की एबिलिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो जो थिंकिंग होनी चाहिए वो डाइवर्स थिंकिंग होनी चाहिए, अब सारी चिंतन होना चाहिए। अगर आप ब्रॉड लेवल की थिंकिंग करेंगे तभी आप जो है क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो आपकी थिंकिंग जो होनी चाहिए ब्रॉड लेवल की होनी चाहिए, सेंट्रलाइज या कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आप एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करेंगे, करना चाहिए। अगर आप सभी के लिए एक ही तरह का स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो इससे जो है अधिगम नहीं हो सकता। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िगत धारणाओं को मजबूत करें, नेगेटिव थिंकिंग वाली बात होनी चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आपका दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी बैकग्राउंड, जो भी विद्यार्थी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं। उनका परिवेश अलग अलग हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई शहर से हो सकता है, कोई दूरस्थ गाँव से हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? हर समस्या का एक कारण है, और कारण है तो उस कारण का निवारण भी है। तो आपको दिए गए विकल्पों में सही चुनना होगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर के, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी है तो अगर हम एक ही एग्जाम्पल्स को या एक ही तरह के क्वेश्चंस या एक ही तरह की प्रॉब्लम दे करके बार बार उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो इससे आपका जो है समस्या समाधान नहीं होगा। हमें पहले आसान देना होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कठिन की तरफ बढ़ना होगा, या हम उसी की तरह कुछ मैचिंग का कुछ अलग क्वेश्चन दे दें जो थोड़ा इजी हो। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो दिए गए विकल्पों में चुनिए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि लाइक एग्जाम्पल्स जो होंगे या थोड़ा सा जो सिमिलर होंगे उनको आप देंगे और उससे आप प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की जो अभिप्रेरणा है उसको कैसे कायम रखेंगे? बच्चों को दंड देकर रखेंगे, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो फिर उनके अंदर फिर आगे कठिन प्रश्नों को करने का जो क्षमता होगा वो विकसित नहीं हो पाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, अगर अगर रटने की प्रवृत्ति पैदा करेंगे तो केवल रटेंगे लेकिन समझ बूझ नहीं पैदा होगी। और बच्चों को दंड देकर के अगर आप करना चाहते हैं तो बच्चों को दंड देंगे तो बच्चों को दंड देने से क्या होगा, उनके अंदर मनहीनता आएगी। और बच्चों को दंड देना, मारना पीटना तो एक संवैधानिक अपराध भी है। बच्चों के अंदर प्रवृत्ता उनके लक्ष्यों पर जोर देकर जो है हम अधिगम की अवधारणा को स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है नेगेटिव ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्मिंदगी है या शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी से क्या होगा, अगर किसी बच्चे को, विद्यार्थी को बार बार शर्मिंदा होना पड़े तो उसके अंदर कुछ जो है निरंकुश भावना उत्पन्न हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शर्मिंदगी से सेम से जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए, सोचिए। पहला विकल्प है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या फिर नकल और दोहराना। तो अगर विषय वस्तु का आप यंत्रवत याद कर लेंगे तो याद करने से आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी नहीं आएगी, याद कर लेने से आपके अंदर समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में हम अगर रिलेशंस खोज लेते हैं तो फिर हम आसानी से जो है अध्यापन और अधिगम कर सकते हैं। ये सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा कि हम रिलेट करके पढ़ाएं।
सारे प्रॉब्लम्स को रिलेट करें, रिलेट करके और फिर उसको समझाएं। बिना विश्लेषण के अगर आप आकलन करेंगे तो बिना विश्लेषण के आकलन करेंगे तो जैसे कि अगर पहले ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एनालाइज नहीं, आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर समझ बूझ नहीं आ पाएगी, समझ बूझ नहीं विकसित होगा। चौथा है कि अनुकरण नकल करके तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नकल करने से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, कुछ भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसमें जो होगा आपको संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन होंगे आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 आपका केवल क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। कोई एक्टिविटी अध्यापिका कर रही है और इस एक्टिविटी में डिफरेंट जो त्रुटियां हो रही हैं, जो एरर्स हो रहे हैं, उनका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो क्यों उसका विश्लेषण क्यों करेगी। तो ऑप्शन दिया हुआ कि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दंड देने के लिए तो त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे नहीं, आपको दंड नहीं देना है, आपको सिखाना है। दूसरा है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस नहीं है, उसका मीनिंग है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम देखेंगे कि कौन से छात्र ज़्यादा त्रुटि कर रहे हैं, कौन से कम त्रुटि कर रहे हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। तो हमें जो है बच्चों के समग्र विकास के लिए, उनके अधिगम के लिए ये देखना होगा कि उनके एरर्स किस प्रकार के हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, मतलब इंटरनली थोड़ा सा जो है उनके अंदर इंटरेस्ट हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब आप सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं, रुक रुक के पढ़ाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग तरह से कंसेप्ट ढूंढ के पढ़ाते हैं, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकती है। आप चीज़ों को कंटिन्यूअस पढ़ाएं और अगर कोई एक कंसेप्ट स्टार्ट किया तो उसे उसी दिन फिनिश करने की सोचें, क्योंकि अगले दिन फिर टुकड़ों में पढ़ाने में दिक्कत होगी। डाटा जो भी है इन्फॉर्मेशन से उनको आप अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है, बच्चों को समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभी प्रेरित है तो अच्छी बात है, वो उसकी लर्निंग पावर थोड़ी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी सही है कि भाई ज़्यादा सीखेगा अगर सामाजिक संदर्भ में सोशल है, सोशल बिहेवियर हो। तो विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा, मल्टीपल फॉर्म में। अगर हम बच्चों को जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे सीखने में और आसानी होगी। हालांकि तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपके पॉजिटिव दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन को अगर हम अलग अलग टुकड़ों में यानी पार्ट पार्ट में अगर प्रस्तुत करेंगे तो इससे सीखने में कठिनाई हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। सीखने के लिए सबसे अच्छा स्टेट कौन होगा, किस स्टेट में अगर विद्यार्थी है तो ज़्यादा सीख सकता है। विकल्प दिया हुआ है कि उसकी उत्तेजना उच्च होनी चाहिए, उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। बिल्कुल अगर ऐसा है तो कोई उत्तेजना नहीं है कोई भय नहीं है तो फिर वो सीखने की अच्छी अवस्था नहीं है। उच्च उत्तेजना है अगर, तो उच्च उत्तेजना होगा, हाईली एक्साइटेड होगा और डर भी लग रहा होगा तो भी आप नहीं सीख सकते। निम्न उत्तेजना है उच्च भय है तो भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है यहाँ पर। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यानी भय नहीं होना चाहिए और जो उत्तेजना होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बैलेंसिंग एक्साइटेशन होना चाहिए और आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। और कोई उत्तेजना नहीं रहेगा कोई भय नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल ही सीख नहीं पाएंगे। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो होती है उसमें संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये आंसर उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार की बात कर रहा है। विकल्प दिया हुआ है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, बिना बच्चों के अधिगम हो नहीं सकता। पूर्ण रूप से वयस्कों पर भी बच्चे निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है खुद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी काम वो स्वयं भी कर सके। तो बच्चों की इसमें सक्रिय भूमिका जो है होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विकल्प है कि योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। योग्यता सुधार है, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, फिर आप उसको सुधार सकते हैं, उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। तो विकल्प जो दिया हुआ है पहला विकल्प ही आपका यहाँ पर सही होगा। योग्यता अटल है तो बिल्कुल नहीं, अगर योग्यता अटल है, फिक्स है, तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, प्रयासों से बहुत फर्क पड़ता है। कई कई प्रयास करते करते ही एक दिन सफलता मिलती है। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा नहीं असफलता अनियंत्रित है, कंट्रोल्ड नहीं है कि हम नहीं, अगली बार हम प्रयास करेंगे तो फेल ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आप पास भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, वो कंट्रोल, असफलता जो है कंट्रोल्ड है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? संकल्पनात्मक समझ की बात हो रही है। विकल्प दिया हुआ है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं हों, कंपटीशन करा के हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, आत्मबोध नहीं होगा बच्चों के अंदर। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, केवल पाठ्य पुस्तक पर हम केंद्रित कर देंगे तो बच्चों किताबों तक सीमित रह जाएंगे, फिर उनके अंदर तमाम तरीके के सामाजिक ज्ञान और अन्य अनुभव नहीं हो पाएंगे। बारंबार परीक्षाएं, यानी कि हम बार बार परीक्षा ही ले, केवल टेस्ट ले परीक्षा ले लेकर के, प्रश्न दे दे करके हम अगर चाहें कि वो सीख लेंगे, उनके अंदर समझ बूझ विकसित हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण और संवाद से ही हम जो है बच्चों के अंदर संकलनात्मक समझ को विकसित कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बच्चे पूछेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, दूसरों से संवाद करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने से भाई बहुत सारे कठिन प्रश्न जो है उसके जवाब मिल जाते हैं। तो अन्वेषण और संवाद जो होगा यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाजगस्सी भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह क्या व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? कोई व्यक्ति, अमूमन आपने देखा होगा कि कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते आपस में अपने आप से बात भी करते रहते हैं, यानी वो अपना खुद का जो है एक तरह से कहा जाए अपने आप में मतलब आत्मनियंत्रण कर रहे होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, नहीं ऐसा नहीं है, कि इमेच्योरिटी है, लोगों के अंदर मैच्योरिटी होती है, फिर भी वो आप कोई काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आप अपने आप से बात भी कर लेते हैं या बोलते रहते हैं। स्वनियमन, ये विकल्प विकल्प आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा। स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए बॉडी के अपने आप में। आत्मकेंद्रिता, ऐसा नहीं है, ईगो वाली कोई बात नहीं है कि ईगो है तो वो उससे बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक विकार, ऐसा कोई नहीं है कि मेंटल डिसेबिलिटी है कोई, इसमें स्वनियमन को दर्शाता है। तो व्यक्तिगत वाक जो है वो स्वनियमन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हमें केवल बच्चों को नामांकित ही करना है या उनके लिए हमें कैटेगराइजेशन करना है, योग्यता आदि समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना है। मूल्यांकन पद्धति का जो है पूर्ण जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि विद्यार्थी की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह सिखाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनके अंदर समझ बूझ विकसित हो, सामाजिक व्यवहार की जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर आए। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? दिए गया ऑप्शन है कि केवल अनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना अनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के कुछ नकारात्मक प्रश्न आए जिसमें केवल लिखा हो या ना लिखा हो, केवल नहीं केवल इसी पर, तो केवल अनुवांशिकता पर नहीं होगा कि उसका अनुवांशिक गुण अगर अच्छा है, उसके पिता अच्छे रहे हैं, उसके पूर्वज अच्छे रहे हैं, उसके पूर्वज जो है कि उनकी मेंटल एबिलिटी IQ ज़्यादा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की केवल अनुवांशिकता पर ही उसकी जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता होगी वो विकास की वो होगी। केवल पर्यावरण पर, उसके केवल परिवेश पर निर्भर नहीं करता। गरीब परिवेश से और भी बहुत सारे परिवेश से बच्चे आते हैं और आगे बढ़ते हैं,
और काफ़ी बड़े परिवेश के बच्चे को अच्छे परिवेश के बच्चों को देखा जाता है कि बिगड़ भी जाता है, तो ऐसा नहीं है। केवल पर्यावरण पर हम नहीं कर सकते, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि उसके अंदर जो आनुवंशिक गुण होंगे वो भी, और जो इन्वायरमेंट होगा उसके अगल बगल जो परिवेश होगा, वो सभी फैक्टर्स जो है एक साथ काम करते हैं बच्चों के विकास की व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।